कहानी की शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 2018 की एक सर्द रात से। जगह है बेंगलुरु, जहां एक कस्टमर केयर सेंटर का दफ्तर एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर स्थित था। उस रात लगभग 11:45 बजे का वक्त था, जब ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करने वाले थे। फिर भी कुछ लोग अभी भी काम कर रहे थे। तभी अचानक एक विजिटर रिसेप्शन से 7वीं मंजिल की ओर बढ़ता है और सीधे एक कर्मचारी के पास पहुंचकर कहता है, आपसे मिलने 2 लोग आए हैं। रात के समय वो भी इतने देर से आए हुए 2 विजिटर सुनकर कर्मचारी को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ऐसा कम ही होता था। हालांकि इससे पहले भी उसके कुछ दोस्त अचानक मिलने आते रहते थे, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद ये भी कोई दोस्त ही होंगे। वह लिफ्ट लेकर नीचे जाता है और मीटिंग रूम में प्रवेश करता है, जहां 2 लंबे चौड़े मजबूत कद काठी वाले व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वह उनके सामने आता है, उनकी नजरें आपस में मिलती हैं। वह उन दोनों को पहचानने की कोशिश करता है, पर उनके चेहरे उसके लिए अजनबी थे। उसकी आंखों में सवाल थे, ये लोग कौन हैं? तभी उनमें से एक शख्स आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। उसकी जुबान से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। इन 2 शब्दों ने मानो तरुण के चेहरे से रंग उड़ा दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह चौंक गया, क्योंकि तरुण नाम उसे किसी ने पिछले 15 सालों में कभी नहीं पुकारा था। उस पल में उसकी आंखों में अनगिनत सवाल और डर उमड़ पड़े, जैसे अतीत का कोई भूला बिसरा डरावना किस्सा अचानक सामने आ खड़ा हुआ हो। 15 साल बीत चुके थे और इतने लंबे समय से उसने कभी भी तरुण नाम अपने लिए किसी की जुबान से नहीं सुना था। 15 सालों में उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी और वह अब प्रवीण भटेले के नाम से जाना जाता था। उसके ऑफिस के सभी कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे, दोस्त और पड़ोसी, हर कोई उसे प्रवीण भटेले के नाम से ही जानता था। किसी को भी उसके पुराने नाम तरुण का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की उस रात करीब 11:45 बजे उसके ऑफिस में 2 अनजान मेहमानों की एंट्री ने उसकी जिंदगी को अचानक बदल दिया। इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति, जो शायद एक पुलिस वाला था, आगे बढ़कर फिर से हाथ बढ़ाता है। खौफ और सदमे के बीच, या शायद अनजाने में ही, तरुण, जो अब प्रवीण के नाम से पहचाना जाता था, अपना हाथ भी आगे बढ़ा देता है। जब उनके हाथ मिलते हैं तो पुलिस वाला उसके हाथ को ध्यान से टटोलता है, खासकर उसकी उंगलियों को। वह कुछ ढूंढ रहा था, एक खास निशान। वह जानता था कि तरुण की एक उंगली टूटी हुई है। जैसे ही उसने उसकी उंगलियों पर गौर किया, उसे यकीन हो गया कि ये वही शख्स है, यही असली तरुण है। पुलिस वाले ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, चलिए तरुण साहब, खेल खत्म हो चुका है, अब वापस अहमदाबाद चलते हैं। ये सुनकर तरुण का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। इसके बाद वह दोनों मेहमान उसे लेकर ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरने लगे। वह जानता था कि अब उसका छिपा हुआ अतीत सामने आ चुका है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बेंगलुरु की सड़क के किनारे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें तरुण को ले जाने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के दोनों अधिकारी मौजूद थे। जब वे लोग तरुण को बिल्डिंग से नीचे लेकर आए तो उसे उस गाड़ी में बैठा दिया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2018 की अगली सुबह वे तरुण को लेकर अहमदाबाद पहुंचे। 24 अक्टूबर 2018 की अगली सुबह वे तरुण को लेकर अहमदाबाद पहुंचे। जब वे उसे बिल्डिंग से बाहर लाकर गाड़ी में बैठा रहे थे, उसी समय उनमें से एक अधिकारी ने अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर अधिकारी डीसीपी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मैसेज में सिर्फ एक छोटा सा संदेश था, गॉट इट। इसके साथ ही एक फोटो भी भेजी गई, जो शायद तरुण की थी। अब सवाल यह था कि एक कॉल सेंटर के साधारण कर्मचारी, जिसे लोग प्रवीण भटेले के नाम से जानते थे, को आधी रात में 2 अजनबी पुलिस वाले उठाकर क्यों ले गए? आखिर ये कहानी क्या थी और तरुण कौन था? असल में ये दोनों पुलिस वाले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलुरु आए थे और लंबे समय से इसी शख्स की तलाश में थे। 15 साल की एक पुरानी कहानी इन घटनाओं के पीछे छुपी थी और अब वह सामने आने वाली थी। अब यह कहानी हमें 2018 से 15 साल पीछे, यानी 2003 में लेकर जाती है। तारीख थी 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइन डे। अहमदाबाद में एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला पति पत्नी का जोड़ा रहता था। पति का नाम था तरुण धनराज और पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। दिसंबर 2002 में दोनों ने शादी की थी और अब फरवरी 2003 में उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में
एग्जीक्यूटिव अफसर के पद पर काम करती थी, जबकि तरुण अहमदाबाद के एक स्कूल में बच्चों का शिक्षक और वॉलीबॉल का कोच था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस दंपति की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने तरुण को पूरी तरह बदल दिया और उसकी पहचान को हमेशा के लिए मिटा दिया। तरुण और सजनी की शादी घरवालों की मर्जी से एक अरेंज मैरिज के तौर पर हुई थी। दोनों का परिवार मूल रूप से केरल का रहने वाला था, लेकिन परिस्थितियों के चलते सजनी का परिवार अहमदाबाद आकर बस गया था, नौकरी और बेहतर अवसरों की तलाश में। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर बाद में मध्य प्रदेश आ गया। तरुण के पिता मध्य प्रदेश में एक पीटी टीचर थे और उसके भाई को अहमदाबाद में नौकरी मिल गई थी, जिसके चलते तरुण भी वहीं आ गया। अहमदाबाद आकर तरुण ने एक स्कूल में वॉलीबॉल कोच की नौकरी पाली। इन दोनों की शादी केरल के लोगों के जरिए तय हुई थी और कुछ ही समय में दोनों ने विवाह बंधन में बंध गए। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक चल रहे थे। शादी के बाद तरुण और सजनी अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में साथ रहने लगे थे, लेकिन तरुण अक्सर वॉलीबॉल मैचों के सिलसिले में बाहर जाया करता था। उसे बच्चों के साथ टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। हर बार जब भी वह बाहर जाता तो तरुण अपनी पत्नी सजनी से कहता, तुम घर में अकेले मत रहना, यहाँ लूटपाट और चोरी डकैती जैसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब मैं बाहर रहूं तुम अपने मायके चली जाना। सजनी के मायके के लोग यानी उसके माता पिता और बहन भी अहमदाबाद में ही रहते थे, इसलिए जब भी तरुण शहर से बाहर जाता सजनी अपने मायके चली जाती थी ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। आखिरी बार जब वह अपने मायके गई थी वह तारीख थी 5 फरवरी 2003। उस दिन वह भी हमेशा की तरह अपने परिवार के पास चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दौरा होगा। सजनी 5 फरवरी को अपने मायके से वापस लौट आई थी, लेकिन जाने से पहले उसने अपने पिता से एक अजीब सा सवाल किया था। उसने कहा, पापा मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दीजिए, आपके पास पैसे हैं? इस बात पर उसके पिता थोड़े हैरान हुए, क्योंकि सजनी का यह सवाल असामान्य था। उन्होंने पूछा, तुझे दामाद अच्छे से रखते हैं ना, सब ठीक है? सजनी ने खामोशी से कहा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वहां से चली गई। फिर आई 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। उस शाम करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से फोन पर बातचीत होती है। यह बातचीत बिल्कुल सामान्य और सहज थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। 10-15 मिनट की बातचीत के बाद सजनी ने फोन रख दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगले 2 घंटे के भीतर हालात पूरी तरह बदल गए। करीब 9:30 बजे सजनी के घर वालों के पास अचानक एक फोन आया। दूसरी तरफ से किसी ने घबराहट में कहा, आप लोग तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, मामला सीरियस है, सजनी की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही घरवाले बुरी तरह से घबरा गए और जल्दी जल्दी अस्पताल की ओर भागे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सजनी की मौत हो चुकी थी। अस्पताल में तरुण बेतहाशा रो रहा था, उसकी हालत बेहद खराब थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसने जांच शुरू की। पुलिस ने देखा कि सजनी का गला उसी के दुपट्टे से घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि वहां लूटपाट हुई हो। पहली नजर में पुलिस को यह लूटपाट का मामला लगा और तरुण ने भी यही बयान दिया। उसने कहा कि वह हमेशा सजनी को सावधान रहने के लिए कहता था, क्योंकि उनके इलाके में अक्सर चोरी और सेंधमारी की घटनाएं होती रहती थीं। शायद किसी लुटेरे ने घर में घुसकर सजनी को मार डाला था। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सचमुच एक लूटपाट का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा था? तरुण की हालत सजनी की मौत के बाद से बहुत खराब थी। वह लगातार रो रहा था और घरवालों को भी उस पर पूरी हमदर्दी थी। उनकी शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे और इतनी जल्दी इस त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। तरुण की हालत इतनी दयनीय थी कि वह अंतिम संस्कार में शामिल होने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए उसके बड़े भाई ने सजनी को मुखाग्नि दी। इस दौरान तरुण सदमे में इतना डूब चुका था कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। 15 फरवरी को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी। उन्होंने इलाके के सभी चोरों और संदिग्ध व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई और यह माना जा रहा था कि जल्द ही किसी न किसी को पकड़ लिया जाएगा जिसने यह जघन्य अपराध किया था। सबको उम्मीद थी कि यह मामला जल्द सुलझेगा, लेकिन कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया।
16 फरवरी 2003 की शाम को अचानक तरुण के बड़े भाई का पुलिस को फोन आता है। फोन पर वह बताते हैं कि तरुण अस्पताल से गायब हो गया है। यह खबर मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। तरुण का इस तरह से अस्पताल से गायब हो जाना काफी संदिग्ध था। इससे पहले भी पुलिस को तरुण पर थोड़े बहुत शक थे, क्योंकि उसकी बयानबाजी लगातार बदल रही थी। कभी वह कहता कि सजनी को किसी चोर लुटेरे ने मारा, तो कभी कहता कि उसकी मौत स्वाभाविक थी। लेकिन सजनी के गले पर दुपट्टे से बने निशान इस कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा करते थे। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि तरुण इस तरह बार बार अपना बयान क्यों बदल रहा था। हालांकि तरुण लगातार सजनी की मौत पर रो रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर अब उसके अचानक अस्पताल से गायब होने ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया। यह मामला न केवल संवेदनशील था, बल्कि मीडिया में भी इसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जिस व्यक्ति पर शक था, उसकी अस्पताल में निगरानी क्यों नहीं की गई। पुलिस ने उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया और वो कैसे फरार हो गया। सजनी के घर वालों ने भी पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया और उन्हें यह मामला अब और गंभीर नजर आने लगा। अब पुलिस ने तरुण को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तरुण के भाई और माता पिता को भी हिरासत में लिया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया, ये सोचकर कि शायद उनकी मिलीभगत हो सकती है। लेकिन जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उन्हें रिहा कर दिया गया। तरुण का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और सजनी के घर वालों की निराशा बढ़ती जा रही थी। उनकी बेटी के कातिल का कुछ अता पता नहीं था। महीनों बीत गए, लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। तरुण के गायब होने के बाद पुलिस पर बढ़ते दबाव के चलते एक विशेष टीम का गठन किया गया और तरुण की जानकारी देने वाले को 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। लेकिन इस बीच तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सजनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की, जिससे पुष्टि हुई कि सजनी की मौत गला घोंटने से हुई थी। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो यह भी स्पष्ट हो गया कि सजनी के घर में उस दिन कोई अनजान शख्स नहीं आया था। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि शादी के बाद से ही तरुण सजनी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। धीरे धीरे यह बात भी सामने आई कि तरुण का शादी से पहले किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर था और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने उस लड़की का पता लगाया और उससे पूछताछ की। लड़की ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को सजनी की मौत के 2 दिन बाद तरुण ने उसे फोन किया था। फोन पर उसने उससे कहा कि अब दोनों शादी कर सकते हैं। ये सुनकर लड़की को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उसे पहले ही सजनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। लड़की ने तरुण से स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक कातिल से शादी नहीं करेगी और उसने तरुण के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाने से मना कर दिया। लड़की का बयान पुलिस के सामने पूरी तरह से साफ था और उसकी बातों में कोई झूठ नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। अब यह बात लगभग साफ हो गई थी कि तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए ही अपनी पत्नी सजनी की हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल अब भी पुलिस के मन में थे। तरुण ने सजनी को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिर क्यों वह खुद गायब हो गया। तरुण की अरेंज मैरिज ने शुरू से ही कई सवाल खड़े किए थे। वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और परिवार के कहने पर सजनी से शादी कर ली। यह तो साफ हो गया था कि तरुण ने अपनी बीवी को मारने का मकसद गर्लफ्रेंड से शादी करना था। लेकिन जब उसकी प्रेमिका ने उसे ठुकरा दिया तो पूरा प्लान ही विफल हो गया। फिर भी पुलिस के लिए असली चुनौती यह थी कि तरुण कहाँ गायब हो गया। केस के मोटिव और हत्यारे की पहचान साफ हो चुकी थी, लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उसकी फैमिली को सर्विलांस पर रखा। उम्मीद थी कि वह कभी न कभी अपने परिवार से मिलने आएगा। जगह जगह पुलिस तैनात की गई। मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, केरल, जहां कहीं भी तरुण के रिश्तेदार थे, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और तरुण का कोई पता नहीं चला। उसके परिवार पर भी नजर रखी गई, लेकिन तरुण फिर भी नहीं मिला। इस दौरान तरुण के घर वालों ने भी अपना ठिकाना बदल लिया। वे मध्य प्रदेश से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, जहां उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। कुछ समय बाद 2009 में एक और खबर ने पुलिस को चौंका दिया। पुलिस को यह पता चला कि तरुण पहली बार इतने सालों बाद केरल आया था। तरुण अपने माता पिता से मिलने छुपकर केरल पहुंचा। जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। सालों बाद बेटे को देखकर वे भावुक हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर किसी ने तरुण को देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा।
तरुण का केरल आना यह साबित करता था कि वह अब भी कहीं छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में असमर्थ रही। इसके बाद भी तरुण फिर गायब हो गया। पुलिस कई सालों से इस केस की तहकीकात में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। वह आखिरी मुलाकात थी जब तरुण अपने माता पिता से मिला था। कहा जाता है कि अपने माता पिता से मिलने के बाद जब वह वापस गया, तभी अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। उस हार्ट अटैक की वजह से 2009 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही तरुण कहीं गायब हो गया। पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। समय बीतने के साथ साथ पुलिस की तफ्तीश भी सुस्त पड़ने लगी। हालांकि केस को बंद नहीं किया गया था, लेकिन सक्रियता भी घटती चली गई। अब हालत यह है कि हर महीने या 2 महीने में एक बार इस केस की फाइल पर नजर डाली जाती है। जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता है, केस की फाइल को मंथली मीटिंग्स में पेश किया जाता है। अफसर पूछते हैं कि क्या कोई नया अपडेट है, लेकिन साल दर साल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। हर नए अफसर की नज़र से ये केस गुजरता, लेकिन हलचल वैसी ही बनी रहती। धीरे धीरे समय बीता और 2016 आ गया। 2016 में एक नए पुलिस अफसर ने इस केस को फिर से खोला और जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने फाइल देखने के बाद पाया कि तरुण के पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां अब मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहती हैं। उसका एक भाई अहमदाबाद में है, लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं मिल सका। मंदसौर में भी पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाई, जांच पड़ताल की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने न केवल जांच की, बल्कि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, क्या कोई ऐसा लड़का इस हुलिये का दिखा है, पर किसी ने भी तरुण जैसा शख्स देखने की पुष्टि नहीं की। फिर 2016 में उस लड़की से संपर्क किया गया जिसके साथ तरुण का इश्क था। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी तरुण से कोई खबर मिली, क्या उसने कभी तुम्हें याद किया। लड़की ने एक नई जानकारी दी। उसने बताया कि 2016 में ही उसके कुछ दोस्तों ने एक शख्स को देखा था जिसका हुलिया तरुण से मिलता जुलता था। यह शख्स दिल्ली के एक मॉल में देखा गया था। यह खबर मिलते ही पुलिस ने अपनी टीम को तुरंत दिल्ली के उस मॉल और उसके आसपास के इलाके में भेजा ताकि वहां छानबीन की जा सके। जांच के दौरान एक और बात सामने आई। जब उस शख्स को मॉल में देखने की खबर थी, उसी समय तरुण की मां भी दिल्ली में थी। ये संयोग लग रहा था कि शायद तरुण अपनी मां के साथ दिल्ली में हो, लेकिन तमाम कोशिशों और गहन जांच के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा और तरुण का कुछ पता नहीं चला। वक्त बीतता गया, लेकिन जांच फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि 2016 की इस घटना के बाद पुलिस को एक बात का यकीन हो गया था, तरुण अब भी जिंदा था और देश में ही कहीं छिपा हुआ था। इसके बाद पुलिस को कभी कभी खबरें मिलने लगीं कि तरुण को गुजरात में देखा गया है, पर हर बार इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई। तरुण के गायब होने के बाद पुलिस ने कई राज्यों में उसे ढूंढने की कोशिश की, कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, कभी बेंगलोर, तो कभी केरल में। पुलिस ने न केवल 5 राज्यों में उसकी तलाश की, बल्कि उसके पूरे परिवार और दोस्तों के करीब 4000 फोन नंबरों को ट्रैक किया। इन नंबरों में उसके दूर दराज के रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों के नंबर शामिल थे, इस उम्मीद में कि कभी कोई फोन कॉल आए और पुलिस को कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने तरुण की मां के फोन नंबर को भी निगरानी में रखा हुआ था, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। मां से जुड़ी जानकारी से पता चलता था कि वह कभी कभी केरल के कुछ लोगों से संपर्क में थीं, लेकिन जितने भी लोग उस नंबर से जुड़े थे वे सभी संदिग्ध थे। तरुण ने शायद अपनी मां के इस नंबर से कोई संपर्क नहीं किया था। पुलिस की हालत अंधेरे में तीर चलाने जैसी हो गई थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और अब तरुण के लापता होने को 15 साल हो गए थे। 2018 तक आते आते पुलिस की टीम अब भी इस केस पर काम कर रही थी, लेकिन तरुण का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस ने तरुण की मां अनम्मा, जो एक रिटायर्ड नर्स थीं, पर निगरानी बढ़ा दी। तरुण का एक भाई अहमदाबाद में था और पुलिस ने उस पर भी पूरी नजर रखी। भाई के फोन कॉल्स, हर बातचीत और गतिविधियों पर सर्विलांस लगाया गया, लेकिन पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि तरुण का अपने भाई से कोई संपर्क नहीं था। पुलिस की पूरी उम्मीद अब उनकी मां पर टिकी थी। तरुण की मां की उम्र बढ़ रही थी और पुलिस को यकीन था कि वह अपनी मां से संपर्क जरूर करेगा। हो सकता है कि उसने पहले ही किया हो और पुलिस इसे नजरअंदाज कर चुकी हो, लेकिन अब सारी उम्मीदें तरुण की मां पर टिकी थीं। पुलिस ने मां के सभी फोन नंबरों को ट्रैक कर रखा था। उनके हर कॉल की निगरानी की जा रही थी, लेकिन इससे कोई ठोस फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन तरुण की मां के मोबाइल पर एक लैंडलाइन से कॉल आया।
यह नंबर बेंगलोर का था। पुलिस हर आने वाले कॉल की जांच करती थी, लेकिन यह पहली बार था कि किसी लैंडलाइन से कॉल आया हो, खासकर बेंगलोर से। इसने पुलिस का ध्यान खींचा। जब उन्होंने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वह नंबर ओरेकल कस्टमर केयर का था। ये देखकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम चौंक गई। तरुण की मां का ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम हो सकता है? ये बात पुलिस के लिए रहस्य बनी रही। इस कॉल के बाद पूरी निगरानी और छानबीन करने के बाद भी कुछ ठोस नहीं मिला, लेकिन पुलिस को शक हुआ कि शायद तरुण कहीं बेंगलोर में काम कर रहा हो। पुलिस ने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। 22 अक्टूबर 2018 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बेंगलोर पुलिस से संपर्क किया और उनसे सहयोग मांगा। टीम ने बेंगलोर पुलिस से कहा कि ओरेकल कस्टमर केयर में काम करने वाले एक कर्मचारी के बारे में जानकारी चाहिए। पुलिस का शक था कि यह कर्मचारी शायद तरुण ही हो सकता है, जो अब तक नए नाम और पहचान के साथ जी रहा हो। बेंगलोर पुलिस ने सहयोग करने का आश्वासन दिया और ओरेकल कस्टमर केयर के कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने का काम शुरू हुआ। पुलिस का शक सही साबित होता है या नहीं, ये सवाल अब सबसे बड़ा था, क्योंकि अगर तरुण वहीं काम कर रहा था तो इतने सालों के बाद आखिरकार पुलिस उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। बेंगलोर पुलिस ने ओरेकल कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट से संपर्क किया और यह नहीं बताया कि उन्हें किसी खास व्यक्ति की जानकारी चाहिए। वे सतर्क नहीं करना चाहते थे कि किसी की खास जांच हो रही है। उन्होंने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है। इसलिए पुलिस ने वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी। जब कस्टमर केयर सेंटर के एचआर डिपार्टमेंट से कर्मचारियों की सूची आई तो उसमें तरुण नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसने पुलिस की उम्मीदों को थोड़ी देर के लिए झटका दिया, लेकिन लिस्ट में एक नाम देखकर अहमदाबाद से आई क्राइम ब्रांच की टीम का ध्यान तुरंत उस पर गया। वह नाम था प्रवीण भटेले। यह नाम पुलिस को कुछ जाना पहचाना लगा। जब उन्होंने गहराई से सोचा तो याद आया कि तरुण की मां अक्सर प्रवीण पटोले और उसकी पत्नी निशा से फोन पर बात किया करती थी। उनके फोन रिकॉर्ड्स में ये नाम पहले से ही पुलिस के सामने थे। निशा का नंबर तरुण की मां के पास था और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि शायद प्रवीण भटेले के जरिए तरुण की मां का कोई सीधा या गुप्त संपर्क तरुण से हो सकता है। पुलिस ने अब अपना फोकस बदलकर प्रवीण भटेले और उसकी पत्नी निशा पर कर दिया। उनके फोन रिकॉर्ड्स, संपर्कों और हर गतिविधि की गहराई से छानबीन शुरू हुई। पुलिस की जांच ने एक नया मोड़ तब लिया जब पता चला कि प्रवीण भटेले और उसकी पत्नी निशा कभी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थे। न तो उन्होंने कभी अपनी कोई तस्वीर डाली थी और न ही उनका कोई ऑनलाइन प्रोफाइल था। आज के डिजिटल युग में यह बेहद असामान्य लग रहा था, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। फिर यह भी पता चला कि प्रवीण और निशा के 2 बच्चे हैं, लेकिन तरुण का कहीं कोई नाम या संकेत नहीं था। पुलिस ने अब प्रवीण भटेले पर अपनी नजरें केंद्रित कर दी। सवाल यह था कि कैसे पक्का किया जाए कि प्रवीण ही वह तरुण है जो 15 साल से गायब है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अफसरों को तरुण की केस हिस्ट्री अच्छी तरह से मालूम थी। उन्हें एक खास घटना याद आई। जब तरुण एक वॉलीबॉल मैच के दौरान चोटिल हुआ था, उसकी एक उंगली, खासकर रिंग वाली उंगली, टूट गई थी और बाकी उंगलियों की तरह सीधी नहीं थी, वह हल्की मुड़ी हुई थी। यह एक ऐसा विशिष्ट शारीरिक लक्षण था जो किसी और से तरुण की पहचान करने में मदद कर सकता था। बेंगलोर पहुंचे अफसरों ने सोचा कि अगर वे किसी तरह से प्रवीण भटेले से सीधे संपर्क करें और उसका हाथ मिलाने का मौका मिले तो वे उसकी उंगलियों की स्थिति से पहचान सकते हैं कि वह तरुण है या नहीं। यह उनका आखिरी और सबसे अहम तरीका था जिससे वे इस पहचान को पुख्ता कर सकते थे। अब पुलिस का ध्यान पूरी तरह इस बात पर था कि प्रवीण भटेले से मिलने का मौका कैसे बनाया जाए ताकि उनकी शंका दूर हो सके। तरुण की विशेष उंगली ही वह चाबी बन सकती थी जिससे इस मामले का दरवाजा खुल सकता था। अहमदाबाद और बेंगलोर पुलिस की टीम ने योजना बनाई और ओरेकल के ऑफिस में 7वीं मंजिल पर पहुंची जहां प्रवीण भटेले काम करता था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि 2 गेस्ट उससे मिलना चाहते हैं। प्रवीण, जो पिछले 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा था, उन्हें आमंत्रित करने के लिए सामने आया। जैसे ही वह दोनों पुलिस अफसरों के सामने आया, उनमें से एक ने उसे देखते ही कहा, हेलो मिस्टर तरुण। यह सुनकर प्रवीण की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि उसके छिपने का खेल खत्म हो गया है।
ऑफिस में उसे सभी लोग प्रवीण भटेले के नाम से जानते थे और वह पिछले 1 दशक से इस पहचान के साथ बिना किसी शक के काम कर रहा था। लेकिन अब पुलिस के सामने उसकी असलियत उजागर हो चुकी थी। इसके बाद जब अफसरों ने उससे हाथ मिलाया तो उन्होंने खास तौर से उसकी रिंग वाली उंगली को महसूस किया। जैसे ही उंगली को टटोला गया, अफसरों को यकीन हो गया कि यह वही टूटी हुई उंगली है जो तरुण की थी। इस तरह दोनों तरफ से पुष्टि हो गई कि प्रवीण भटेले वास्तव में तरुण धनराज ही था, वह शख्स जो 15 साल से पुलिस की नजरों से दूर भाग रहा था। तरुण को अब समझ आ गया था कि खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने उसे साफ तौर पर कह दिया, अब खेल खत्म हो गया है, चलो वापस। उसकी असल पहचान एक लैंडलाइन कॉल की वजह से उजागर हुई थी। इस कॉल ने उसकी पूरी छुपी हुई जिंदगी को सामने ला दिया। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आखिरकार मां बेटे के बीच बातचीत होती थी और उस दिन तरुण ने अपनी मां से संपर्क करने के लिए लैंडलाइन का सहारा लिया था। वह अपने मोबाइल से बात नहीं कर पा रहा था और उसकी मां अकेली थी, जिसकी वजह से वह चिंतित था। यही कारण था कि उसने एक लैंडलाइन का उपयोग किया, जिससे पुलिस उसकी पहचान तक पहुंच गई। अगर उस लैंडलाइन नंबर से कॉल नहीं हुआ होता तो शायद तरुण अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर होता। इसके बाद पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि उसकी मां ने एक और सिम ले रखा था जो किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पर था। यह सिम उसकी मां सिर्फ और सिर्फ तरुण से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। तरुण भी इस नंबर पर अक्सर कॉल करता था। चूंकि यह सिम पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं था, इसलिए वह कभी जांच के घेरे में नहीं आया। इसी वजह से इतने सालों तक तरुण का रहस्य बना रहा। तरुण को बेंगलोर से गिरफ्तार करके पुलिस अहमदाबाद वापस लाई। अब पुलिस ने उससे पूरी कहानी जाननी चाहिए। तरुण ने खुद ये स्वीकार किया कि उसने कत्ल किया था। उसने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कातिल कहकर शादी से मना कर दिया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी पत्नी की हत्या की थी। इसके बाद वह कुछ और दिन दिल्ली में रहा और 20 फरवरी तक दिल्ली के एक कॉल सेंटर में काम किया। 4-5 दिनों बाद उसने दिल्ली छोड़ दिया और पुणे पहुंच गया। पुणे में उसकी मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से हुई। तरुण ने खुद को यतीम बताते हुए कहा कि उसका दुनिया में कोई नहीं है। धीरे धीरे निशा से उसकी दोस्ती गहरी हो गई। उसने पुणे में एक जगह नौकरी शुरू की और कुछ समय बाद उन दोनों ने पुणे में शादी कर ली। इसके बाद 2009-2010 के बीच वह और निशा बैंगलोर चले गए, जहां तरुण ने ओरेकल कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। बैंगलोर में उनके 2 बच्चे हुए और निशा को बस यही पता था कि उसके पति का नाम प्रवीण भटेले है। उसे कभी नहीं पता चला कि प्रवीण का असली नाम तरुण धनराज था और उसका अतीत इतना काला था। तरुण ने जिस गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पत्नी की हत्या की थी, उससे वह कभी शादी नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने निशा से शादी की और एक नई पहचान के साथ बैंगलोर में अपनी जिंदगी बिताने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, तरुण धनराज कैसे प्रवीण भटेले बन गया? ये नाम उसने कहां से चुराया? पुलिस ने इस पर गहरी तफ्तीश शुरू की और पाया कि तरुण ने एक सोची समझी योजना के तहत खुद को प्रवीण भटेले के नाम से पेश किया। तरुण धनराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह प्रवीण भटेले नाम के अपने स्कूल और कॉलेज के एक दोस्त के साथ जुड़ा। मध्य प्रदेश में दोनों की अच्छी दोस्ती थी और वे कॉलेज में साथ पढ़ाई कर चुके थे। जब तरुण ने अपनी पत्नी की हत्या की तो उसके बाद वह भटकता रहा। एक समय ऐसा आया जब वह भोपाल पहुंचा, जहां प्रवीण भटेले उस समय मौजूद था और उसकी शादी हो चुकी थी। भोपाल में रहते हुए तरुण ने प्रवीण के साथ कुछ समय बिताया। दोनों ने मिलकर कुछ कोचिंग सेंटर भी खोले और तरुण ने कुछ दिनों तक प्रवीण के साथ काम किया। इसी दौरान उसने प्रवीण के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त की। तरुण ने उन दस्तावेजों को स्कैन करके प्रवीण भटेले के नाम पर अपने नाम के साथ अपनी तस्वीर लगा दी। इस तरह तरुण ने अपने लिए एक नई पहचान बना ली। उसने प्रवीण भटेले के नाम का इस्तेमाल करते हुए नए दस्तावेज तैयार किए और इन्हें अपने नए जीवन में अपनाया। उस समय प्रवीण भटेले का किसी और जगह हरियाणा में एक्सपोर्ट के काम में होना तरुण के लिए एक बड़ा सहारा बना। जब तरुण ने ओरेकल कंपनी में नौकरी शुरू की तो उसने अपने इस फर्जी नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। यहां तक कि उसके फर्जी पासपोर्ट के जरिए वह यूएस भी गया और इस नाम से वह 3 बार अमेरिका की यात्रा भी कर चुका था। ये सब कुछ उसके लिए आसान था क्योंकि प्रवीण भटेले के नाम से बनाए गए दस्तावेज असली लगते थे
और किसी को भी संदेह नहीं होता था। लेकिन ये सब एक छोटी सी गलती लैंडलाइन नंबर से अपनी मां को कॉल करना ने उसकी 15 साल की काली रात को उजागर कर दिया। अगर वह उस दिन उस दफ्तर में बैठकर अपनी मां को कॉल नहीं करता तो शायद उसका रहस्य आज भी छिपा रहता। यह लापरवाही उसके छुपे हुए अतीत को सामने ला लाई, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई और उसकी नई जिंदगी का पर्दा गिर गया। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।